आज हम आपके सामने बहुआयामी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस इसके ऊपर मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों के का अगर आप हल जान जाते हैं तो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। इंटेलिजेंस के ऊपर या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने बहुत प्रकार के वीडियोस मैंने डाले हैं पीछे में, जहाँ पर ज़रूरत होगी आप डिटेल्स में उसको आप जान सकते हैं। तो हम यहाँ प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस प्रकार की बुद्धि में गणितीय समस्याओं का समाधान अंकों के क्रमों में छिपे संबंधों की पहचान करने आदि की क्षमता सम्मिलित रहती है। प्रश्न को समझते हैं। किस प्रकार की बुद्धि में गणितीय समस्याओं का समाधान अंकों के क्रमों में छिपे संबंधों की पहचान आदि की क्षमता सम्मिलित रहती है। यहाँ कहता है किस प्रकार की बुद्धि में। ए है भाषाई बुद्धि में, बी है स्थानिक बुद्धि में, सी है तार्किक गणितीय बुद्धि में और डी है सांगीतिक बुद्धि में। चूंकि गणित हमारे भीतर तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है और जब विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने जो डिफरेंट थ्योरीज के मार्फत से बताया है, उसमें उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, तार्किक गणितीय बुद्धि। और जो भाषाई बुद्धि में, स्थानिक बुद्धि में, सांगीतिक बुद्धि में, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बुद्धि के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व बुद्धि की व्याख्या करने में सहायक नहीं है। निगेटिव है यहाँ। बुद्धि के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व बुद्धि की व्याख्या करने में सहायक नहीं है। ए, परिस्थितियों को न समझना, बी, नवीन परिस्थिति को समझना, सी, अतीत के अनुभवों का प्रयोग, डी, कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना। यहाँ देखिए आप कि बी, सी, डी ये जो तीन जो ऑप्शंस हैं ये बुद्धि की विशेषता का उल्लेख करते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि कौन सा तत्व बुद्धि की व्याख्या करने में सहायक नहीं है। तो यहाँ जो ए है, परिस्थितियों को न समझना, ये जो है सो आपको बुद्धि की व्याख्या करने में कहीं से सहायक नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ए है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। बुद्धि की विशेषता नहीं है। ए, सीखने में अनुपयोगी, बी, सीखने में सहायक, सी, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, डी, समायोजन में सहायक। यहाँ कहता है कि बुद्धि की विशेषता नहीं है। यहाँ जो बी है सीखने में सहायक, सी है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, डी है समायोजन में सहायक। ये बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की विशेषता कौन नहीं है। ए, सीखने में अनुपयोगी। ये राइट आंसर यहाँ पे ए है। अगले प्रश्न में आते हैं। किसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। किसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। ए है ज्ञान द्वारा, बी है आत्मा द्वारा, सी है बुद्धि द्वारा, डी है अनुभव द्वारा। अब देखिए यहाँ कि ज्ञान के द्वारा हम सोचते नहीं हैं, या फिर जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के विचार जो थॉट हमारी मानसिकता में आते हैं वो क्या कहते हैं कि वो हम बुद्धि के मार्फत से सोचते नहीं हैं। और जो फिर है आपको बी है आत्मा द्वारा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। सी है बुद्धि द्वारा, ये अप्रोप्रिएट लगता है। और डी है अनुभव द्वारा, ये भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, आपको बुद्धि द्वारा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने से संबंधित वस्तुओं एवं विचारों के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह विद्वान भी हो। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह विद्वान भी हो। इसी तरह एक विद्वान व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो। इस वाक्य से क्या स्पष्ट होता है। ए है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है, बी, बुद्धि एवं ज्ञान समान होते हैं, सी, बुद्धि एवं ज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, डी, बुद्धि एवं ज्ञान में आपसी कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए कि कहता है कि
जो प्रश्न के हिसाब से कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी आवश्यक नहीं है कि वह विद्वान भी हो, और इसी तरह विद्वान व्यक्ति आवश्यक नहीं कि वह बुद्धिमान भी हो, इस वाक्य से जो स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से ए है यहाँ राइट आंसर है कि बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। यहाँ जो बी सी डी है, बुद्धि एवं ज्ञान समान होते हैं, या सी है बुद्धि एवं ज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, या डी जो है बुद्धि एवं ज्ञान में आपसी कोई संबंध नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। आगे आते हैं, यदि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका स्वतः डॉट 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 समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका स्वतः डॉट 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 समाप्त हो जाता है। ए है ज्ञान, बी है ध्यान, सी है अनुभव, डी है रुचि। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपको ए है ज्ञान, ये बहुत हद तक जचता है, बी है ध्यान, ये नहीं जचता, सी है अनुभव, ये थोड़ा सा जचता है, और डी है रुचि, ये भी थोड़ा सा जचता है। लेकिन कंपैरेटिवली सी डी के ए जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जैसे ही बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है ना, तो अपने आप जो हमारा जो ज्ञान है ना, हमारे बीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरिट्स है ना, वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, बुद्धि है ए मानसिक योग्यता, बी शारीरिक योग्यता, सी वातावरणीय योग्यता, डी समझ की योग्यता। अब ए है मानसिक योग्यता, ये बहुत हद तक जच रहा है। बी है शारीरिक योग्यता, तो ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है बुद्धि, तो ये रॉन्ग है ये। सी है वातावरणीय योग्यता, वातावरण के द्वारा बुद्धि हम अर्जित करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जच रहा है। डी है समझ की योग्यता, ये भी थोड़ा जचता है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका आंसर है ना, वो है मानसिक योग्यता। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है जो हर एक व्यक्ति में रहता है, या ऐसे कहीं हर एक प्राणी में रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का अधिक विकास संभव नहीं है। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि अधिक बुद्धि से, प्रश्न पे आते हैं, अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का अधिक विकास होना संभव नहीं है। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि सहायक है, ए। बी में है बुद्धि का विकास ज्ञान द्वारा होता है, सी बुद्धि एवं ज्ञान का कोई रिश्ता नहीं है, डी बुद्धि एवं ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ जो बी सी डी है, ये आपको अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ कहता है कि अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अधिक ज्ञान से बुद्धि का अधिक विकास होना संभव नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर है डायरेक्ट ए, ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि सहायक है। अगर आपके पास बुद्धि है तो निश्चित रूप से आप ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की क्रिया नहीं है? ए सोचना, बी तर्क करना, सी लिखना, डी निर्णय लेना। अब जैसे देखिए आप कि ये जो ए है सोचना, ये निश्चित रूप से जो जिसके पास बुद्धि होती है उसकी सोच अच्छी होती है या सोचने में सक्षम होता है। दूसरा बी में है तर्क करना, जिसके पास बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि लब्धि प्रखर होती है, वह तर्क करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, तार्किक क्षमता ज़्यादा होती है। डी में है निर्णय लेना, आप अगर बुद्धिमान हैं या बुद्धि लब्धि आपकी प्रखर है तो आप निश्चित रूप से बढ़िया निर्णय ले सकते हैं, बढ़िया डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यह सी जो है ना लिखना, लिखने में बुद्धि की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की क्रिया नहीं है, तो यहाँ सी है राइट आंसर, लिखना। हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि बुद्धि के सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता की विशेषता से संबंधित वाक्य नहीं है। यह नेगेटिव प्रश्न है। बुद्धि के सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता की विशेषता से संबंधित वाक्य नहीं है। ए यह योग्यता जब व्यक्ति में जन्मजात होती है, बी यह उसमें सदैव बदलती रहती है, सी यह उसमें सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, डी यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल होता है। अब यहाँ देखिए कि प्रश्न कहता है कि बुद्धि के सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता की विशेषता से संबंधित वाक्य नहीं है। अब देखिए कि ए जो है यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है, ये जो है मतलब पॉजिटिव है।
चूँकि ये जो है, चूँकि हर एक व्यक्ति के जो भीतर जो सामान्य जो बुद्धि से संबंधित तत्व होते हैं, ये सामान्य जो योग्यता या विशेषता जो होती है, वो ये है कि वह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। सी है, यह उसमें सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, जाहिर है कि यह भी एक विशेषता है। डी है कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वो सफल होता है, ये भी आपको एक विशेषता है। लेकिन यहाँ जो है बी जो है ना, ये उसमें सदैव बदलती रहती है। ये आंसर है इसका, ये इसका राइट आंसर है कि जो प्रश्न के हिसाब से कि बुद्धि के सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता की विशेषता से संबंधित वाक्य नहीं है, ये बी है। तो राइट आंसर यहाँ बी है। हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बुद्धि के विशिष्ट तत्व इस फैक्टर का संबंध व्यक्ति के किस प्रकार के कार्यों से होता है? ए सामान्य कार्यों से, बी असाधारण कार्यों से, सी असामान्य कार्यों से, और डी विशिष्ट कार्यों से। आपने पढ़ा होगा या पीछे इस प्रकार के प्रश्नों की मैंने चर्चा की है कि स्पीयरमैन कहता है कि किसी व्यक्ति में दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एस फैक्टर और जी फैक्टर। तो यहाँ पर जी फैक्टर की चर्चा नहीं है, यहाँ एस फैक्टर के बारे में कह रहा है कि एस फैक्टर का संबंध व्यक्ति के किस प्रकार के कार्यों से होता है। ए है सामान्य कार्यों से, बी है असाधारण कार्यों से, सी है असामान्य कार्यों से, और डी है विशिष्ट कार्यों से। यहाँ जो ए बी सी है ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जिस व्यक्ति में आपको स्पेशल एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, तो जिस व्यक्ति के भीतर इस फैक्टर की प्रधानता जितनी ज़्यादा होती है, वो विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए स्पीयरमैन, बी कैली, सी बीने, टर्मन एवं स्टर्न, और डी है थर्स्टन। डिफरेंट जो मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है, उसमें कहता है कि बुद्धि के खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए है स्पीयरमैन, तो स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, तो ये तो है नहीं। बी है कैली जो है सो वो योग्यता सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये है नहीं। आपको बी ने, टर्मन एवं स्टर्न, ये यहाँ पे जचता है। और डी है आपको थर्स्टन, ये बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये भी नहीं जचता है। तो मतलब यहाँ है कि जो सी है, बी ने, टर्मन एवं स्टर्न, ये एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे है सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। जिस बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है उसे ... कहते हैं। ए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी क्रियात्मक परीक्षण। यहाँ कहता है कि जिस बुद्धि परीक्षण में हम जो विभिन्न प्रकार से बच्चों की या किसी व्यक्ति का जो IQ हम टेस्ट करते हैं ना, उस परीक्षण में एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। अगर एक ही व्यक्ति की परीक्षा एक टाइम में ली जाती है तो ए में है आपको ऑप्शन वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, बी में है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी में है उपलब्धि परीक्षण, डी में है क्रियात्मक परीक्षण। अब यहाँ बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, चूंकि समूह में तो यहाँ कर नहीं रहा है, तो यह राइट आंसर है। सी है उपलब्धि परीक्षण, चूंकि बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण तो कर नहीं रहे, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी है क्रियात्मक परीक्षण, ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, इसके ये भी अनुपयुक्त यहाँ पे बैठता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि जहाँ एक वक्त में एक व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है उसको आपको इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, तो ये यहाँ पर राइट आंसर है ए। आगे आते हैं। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है? ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है ना, वो उसके बारे में कह रहा है कि व्यक्ति के क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ए जिन्हें भाषा का ज्ञान होता है, बी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, सी जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, डी जो बेवकूफ़ होते हैं। तो ए जो है जिन्हें भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान जिनको होता है वो क्रियात्मक परीक्षण में परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं आते, वो वर्बल टेस्ट में आते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। बी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये आपको जचता है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक परीक्षण होते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट की, खासकर जो अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसमें पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, जिसकी मैंने चर्चा की है। तो फिर ऐसे लोगों का जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनका टेस्ट वहाँ हो सकता है।
और सी में जो अधिक अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़े भी पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके ऊपर ये टेस्ट नहीं हो सकता, ये रॉन्ग आंसर है। और डी है जो बेवकूफ़ होते हैं, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर है। इसलिए ये जो डिफरेंट प्रकार के जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, ये जो क्रियात्मक परीक्षण है ना, इसका राइट आंसर है बी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपको मैंने शुरुआत में मैंने ये चर्चा की इस बात की कि आपको अगर आईक्यू टेस्ट के बारे में या आईक्यू के बारे में आपको कोई भी गहरी जानकारी लेनी हो तो मेरे 10 से ऊपर वीडियोज इसके ऊपर हैं, जो आप पीछे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बी ने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष तक के बालकों के लिए थी? बी ने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? ए 3 से 15, बी 5 से 15, सी 4 से 14, डी 2 से 14। बी ने और साइमन वो दोनों व्यक्ति थे जो अलग अलग व्यक्ति थे। उन दोनों व्यक्ति ने मिलकर जो बुद्धि की परीक्षण माला का निर्माण किया था, उन्होंने 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया था। तो यहाँ जो राइट आंसर है ए है, यहाँ बी सी डी जो है ये गलत है। तो इस प्रकार से जो मैंने उपरोक्त प्रकार से आपके सामने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ